नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति के फाउंडेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंकड़े पे जिसे सुन के हर आदमी, आप, हम, हर किसी को ये लगेगा ना कि यार हमारा लोकतंत्र आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा वो पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो ये दावा करती है कि उसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, उसकी तिजोरी कितनी बड़ी हो सकती है? शायद हम में से ज्यादातर ये बात सोचते भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं आया होगा। लेकिन राज्यसभा में जो आंकड़ा सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने राज्यसभा के पटल पे एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी खाते हैं उसमें इस समय 10,107 करोड़ रुपए हैं। 10,000 करोड़ रुपए, सोचो आप। और जानते हैं जो इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी है यानी कांग्रेस, उससे ये फंड कितना ज्यादा है? लगभग 75 गुना ज्यादा है। आप इस अंतर को जरा महसूस कीजिए। 75 गुना ज्यादा पैसा है बीजेपी के पास कांग्रेस से, जबकि कांग्रेस 60 साल तक लगातार सत्ता में रही है। इसीलिए ये केवल एक संख्या नहीं है, ये दरअसल आज के समय की जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसके फाइनेंशियल मॉडल का एक डरावना सच है। और ऐसा भी नहीं कि ये केवल पॉलिटिकल आरोप है, कोई विपक्षी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है, नहीं, ये फैक्ट है जिसको भाजपा भी डिनाई नहीं कर सकती। दरअसल ये उस पावर इम्बैलेंस को दिखा रहा है जो आज की सियासत में साफ साफ नजर आता है। अगर आपको गोदी मीडिया वो चीज नहीं दिखाता, अगर आपको लगता है कि विपक्ष उतना मुखर होकर अपनी बात नहीं रख पाता, तो आंकड़े खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी किस दिशा में आगे बढ़ रही है और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड बची है। तो अगेन सवाल ये नहीं है कि किसी पार्टी के पास पैसा क्यों है, सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है और इतना ज्यादा क्यों है। और यहीं से इस पूरी कहानी का जो नया पहलू है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने जो बात राज्यसभा में कही, ये बयान उन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा का हवाला दिया है। और ये डेटा किसी अज्ञात सोर्स से नहीं आता है, बल्कि पार्टी जो चुनाव आयोग को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है उसी पे आधारित होता है। एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार देश की सबसे अमीर पार्टी बनी हुई है। जब हम बात करते हैं 10,107 करोड़ की, तो ये आंकड़ा ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आया है, ये एक दशक की बीजेपी की दिन रात की मेहनत है। जो आप लोग सोचते होंगे ना कि विकास कहाँ है, तो देखो विकास यहाँ है, बीजेपी के खातों में है विकास। और अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो इसका जरा आप एक क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू देखिए तो तस्वीर आपको और ज्यादा साफ हो जाएगी। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस समय उसका बैंक बैलेंस लगभग 295 करोड़ के आसपास था। और कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता में थी उसके पास लगभग 390 करोड़ रुपए था। यानी बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, जबकि कांग्रेस 10 साल से सत्ता में थी। लेकिन उसके बाद अगले 5 सालों में यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक ये गणित पूरी तरीके से बदल गई। 2019 में बीजेपी का फंड बढ़ के सीधे 3,562 करोड़ हो गया, यानी कि 295 करोड़ से बढ़ के सीधे 3,562 करोड़। और वहीं कांग्रेस का फंड गिर के 390 से 315 करोड़ पे आ गया। यानी 5 साल में बीजेपी का फंड 12 गुना से ज्यादा बढ़ गया, कांग्रेस का घट गया। और फिर अगर आज के समय में देखें तो वो जो बीजेपी का 3,562 करोड़ था वो फिर 3 गुना बढ़ के 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। क्या ये मोदी जी के 18-18 घंटा काम करने का नतीजा है? भैया ये कौन सी मेहनत है? धन और सत्ता का ऐसा गठजोड़ शायद देश के इतिहास में 75 सालों में तो हमने नहीं देखा। और 75 साल नहीं, उसके पीछे भी जाओ ना तो इस स्पीड की ग्रोथ तो मुझे लग रहा है अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाई होगी, जो यहाँ पे लूट और व्यापार के पर्पज से ही आए थे। ये बेचारे सेवा के पर्पज से आए हैं, फल की तो इन्होंने कभी चिंता ही नहीं की। बैंक बैलेंस तो ऐसे ही बढ़ता गया। जिनको स्विस बैंक से पैसे लेकर आना था, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख डालने थे, उन्होंने अपने खुद के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए भर लिए। अब ये पैसा कहां से आया? बीजेपी कौन सा व्यापार कर रही है? क्योंकि जब एक पार्टी का बैंक बैलेंस देश की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के टर्नओवर से भी ज्यादा हो जाता है, तो भैया सवाल तो उठेगा कि क्या ये पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ रही है या दरअसल देश के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उसको भी कंट्रोल कर रही है। सोचो, 44 साल पहले बनी ये पार्टी है, और अगर आप अटल जी का कार्यकाल भी जोड़ लो तो बामुश्किल 15-16 साल से ये लोग सत्ता में है ओवरऑल, जब से देश आजाद हुआ है। और 10,000 करोड़ का बैंक बैलेंस। और कांग्रेस जिसने 60 साल देश पे राज किया, सो कॉल्ड अगर हम बीजेपी वालों की माने तो कांग्रेस ने देश को लूटा, नेहरू ने लूटा, राजीव गांधी ने लूटा, सबने तो लूटा ही। पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारियों से भरी है, लुटेरों से भरी है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस 200 करोड़ से भी नीचे है। और ये जो हमारे सेवक हैं, खासतौर पे प्रधान सेवक, इनकी पार्टी मतलब कौन सी स्कीम के तहत ये अपना पैसा डबल कर रहे हैं? तो हम क्यों ना माने कि कुछ तो हेरा फेरी चली रही है। देखिए, बात यह है कि इतना पैसा उन्हें किस तरीके का एडवांटेज देता है ये हम 10 साल से देख ही रहे हैं। अनलिमिटेड चुनाव प्रचार बीजेपी कर सकती है,
देश के हर कोने में इनका और आरएसएस का 5 स्टार ऑफिसेस बन ही चुका है। और इतना पैसा बनाने में, इतना बैंक बैलेंस बढ़ाने में देश की कितनी पॉलिसी को चेंज किया गया होगा, डाइवर्ट किया गया होगा, हम आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, तो बदले में उन्हें कुछ रिटर्न भी चाहिए होता है। और यार सीधी सी बात है, जब देश का एक राजनीतिक दल, उसकी संपत्ति देश के आम नागरिकों की अर्थव्यवस्था के विपरीत दिशा में तेजी से बढ़ रहा हो, तो आप समझ लो कि डेमोक्रेसी का दरअसल संतुलन बिगड़ रहा है। और इतना ज्यादा बैंक बैलेंस होने के पीछे जो सबसे मेन रीजन है वो दरअसल है कि पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले इन्होंने खत्म कर दी। आपको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेकर आए थे, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक करार दिया था। उसने बीजेपी का बैंक बैलेंस बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई। बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को हजारों करोड़ों का डोनेशन मिला। ये पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, ये सब कुछ सीक्रेटली किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम खत्म किया हो, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट था, इससे जमा किया गया पैसा था, वो तो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी से वापस नहीं लिया गया, वो तो अभी भी उनके पास था। और बॉन्ड के अलावा अब कॉर्पोरेट डोनेशन का भी एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट दिखाती है कि बीजेपी को मिलने वाले कॉर्पोरेट डोनेशन में गजब का उछाल आया है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, केवल सत्ताधारी पार्टी को ही बड़े पैमाने पे चंदा दे रहे हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। चंदा पहले भी दिया जाता था, जब कांग्रेस पावर में थी तब बीजेपी को भी चंदा मिलता था। लेकिन अब तो वन वे ट्रैफिक हो गया है। और ये केवल शुद्ध दान है या इसके पीछे पॉलिटिकल फेवर, पॉलिसी फेवर की उम्मीद होती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आप खुद सोचिए। बाकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, वो भी ये साफ तौर पे कहता है कि जिस देश में पॉलिटिकल फंडिंग क्लियर नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती कि कहां से आ रहा है पैसा, वहां पे करप्शन का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। और इस कहानी का सबसे ज्यादा चुभने वाला हिस्सा ये है कि हमारे देश में एक तरफ सत्ताधारी दल की पार्टी है जिसके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, वहीं दूसरी ओर उसी पार्टी की सरकार पब्लिक डोमेन में ये दावा कर रही है कि हम तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 80 करोड़ नागरिक फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार पे निर्भर है। बेरोजगारी अपने चरम पे है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है, अब तो 90 पार चली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संघर्ष कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का माहौल ऑलरेडी कमजोर है। लेकिन इन सब के बावजूद एक राजनीतिक दल की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, इनफैक्ट लग्जरियस हो रही है। अब या तो आप पार्टी की समृद्धि को ही देश की समृद्धि मान के बैठ जाइए, तब तो अलग बात है, या फिर ये सच में गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि पार्टी की समृद्धि अक्सर जो पॉलिटिकल फेवर है, पॉलिसी डिसीजन है, उसको प्रभावित करके ही होती है, जो आम जनता के फेवर में नहीं होता, बल्कि जो डोनर्स होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके फेवर में होता है। और यही वो फंडामेंटल गड़बड़ी है जिसका जिक्र अजय माकन ने राज्यसभा में किया है। ये वो गड़बड़ी है जो अंदर से हमारे लोकतंत्र को पूरी तरीके से खोखला कर रही है। क्योंकि 130 साल पुरानी कांग्रेस, जो 50 साल से ज्यादा सत्ता में रह चुकी है, आज आर्थिक रूप से बीजेपी से 75 गुना पीछे है। ये केवल इलेक्टोरल हार का मामला नहीं है, ये दरअसल इलेक्टोरल प्लेइंग फील्ड में आए एक भयानक असंतुलन का मामला है। आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करते हो या कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आपको एक बात समझनी होगी, कोई भी पार्टी हो दोनों में से, जब एक पार्टी के पास असीमित धन हो तो वो मीडिया को अपने पक्ष में झुका सकती है, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। वोटर डेटा से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन तक पर बेतहाशा खर्च कर सकती है। विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए पैसे से लेकर हर संसाधन का उपयोग कर सकती है। हर चुनाव फिर मनी पावर, मसल पावर और मीडिया पावर में बदल जाता है। और इस असंतुलित माहौल में विपक्ष में कोई भी हो, उसके लिए ईमानदारी और वैचारिक जोर पे चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होता है, हम सब इसके इस समय गवाह बने हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड का होना बहुत जरूरी है। फंडिंग का जो ये विशाल अंतर है ना, ये इस लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए आपको, हमको, सबको ये सोचना होगा कि क्या ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फंडिंग पर एक कैप निर्धारित करे। क्या ये जरूरी नहीं है कि सभी डोनेशन को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि जनता को भी पता चले कि कौन पैसा दे रहा है, क्यों पैसा दे रहा है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फेवर तो नहीं है। ये सवाल कांग्रेस के लिए या उसके पक्ष में नहीं है, ये दरअसल भारतीय लोकतंत्र का सवाल है। क्योंकि जब एक राजनीतिक पार्टी जिसका मेन काम ही देश चलाना है और सेवा करना है, मुनाफा कमाने वाली कंपनियों से ज्यादा अमीर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसके चरित्र पे सवाल उठेगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत की कहानी है, दुनिया भर में पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी में कमी होना एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत में ये समस्या अपने चरम पे पहुंच चुकी है। क्योंकि होता क्या है कि जब एक पार्टी फाइनेंशियली इतना सुपीरियर हो जाती है, इतना आगे निकल जाती है, तो ये चेक एंड बैलेंस के पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती है, चाहे ये किसी देश की बात हो। इससे विपक्ष ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होने लगता है, मीडिया प्रेशर में आने लगती है, देश के लोकतांत्रिक संस्थान पर साइलेंट अटैक होना शुरू हो जाता है। क्या ये सब होते हुए आप अपने देश के अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं? इसीलिए आपको, हमको, हम सभी को ये चीज याद रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग राइट तक सीमित नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड पर टिका होता है। जब ये तीनों पिलर एक एक करके कमजोर होने लगते हैं, ढह जाते हैं, तो फिर बस डेमोक्रेसी नाम की रह जाती है, पन्नों पे ही रह जाती है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको किस तरीके की डेमोक्रेसी अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना सही लगता है, एक जन केंद्रित लोकतंत्र या एक धन केंद्रित कोऑपरेटिव तंत्र? लिखिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में।